हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिस्टेक के ऊपर डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग सेवेंथ जनरल डिफेंस नेसेसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन आपको आज के डिस्कशन के आधार पे सॉल्व करना होगा, और उसका जो आंसर होगा, वो सॉल्यूशन होगा, वो हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं नेसेसिटी के ऊपर डिस्कशन। फ्रेंड्स, आइए एक सिचुएशन पे गौर करते हैं। सपोज कीजिए कि एक शिप जो है वो समंदर में ट्रेवल कर रहा है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स उसमें हैं। पैसेंजर्स के साथ उनके गुड्स भी वहाँ पे हैं, काफ़ी सारे सामान हैं। और एक समय ऐसा आता है कि शिप ट्रेवल करते करते उस पे भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सिचुएशन ये है कि अब अगर भार उससे कम न किया जाए इमीडिएटली, तो जो शिप है वो डूब सकता है और डूब जाएगा। उस समय जो शिप के मास्टर हैं उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस यही है कि या तो वो शिप को डूबने दें और सारे पैसेंजर्स का डेथ हो जाएगा उससे, और शिप के मास्टर का भी डेथ होगा। और या तो कोई ना कोई रास्ता निकालें जिससे कि जो वजन है शिप का वो कम हो जाए और शिप डूबने से बच जाए। अब शिप के मास्टर के पास पहला ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि अगर पहला ऑप्शन वो लेते हैं तब तो सबको लॉस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, डिजायरेबल ऑप्शन उनके पास ये है कि जो पैसेंजर का गुड्स है उसको वो समंदर में फेंक दें और वेट जो है शिप का कम कर दें, क्योंकि पैसेंजर्स को तो पानी में दे नहीं सकते, उतरने के लिए कह नहीं सकते, क्योंकि समंदर है। और सिचुएशन इस सिचुएशन में दो ऑप्शन ही अवेलेबल है। तो सामान अगर पैसेंजर्स का फेंक दे पानी में, समंदर में, तो इस केस में जो पैसेंजर्स हैं उनको अपना गुड्स का लॉस हो गया। तो क्या पैसेंजर्स इस केस में शिप के मास्टर्स के ऊपर कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, इस केस में जो शिप मास्टर है उसने ग्रेटर इविल से बचाने के लिए, मतलब ज़्यादा डैमेज हो सकता था, ग्रेटर डैमेज से बचाने के लिए जो गुड्स था पैसेंजर का उसको समंदर में फेंका था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो शिप था वो डूब जाता। इसी सिचुएशन में नेसेसिटी का डिफेंस अराइज हो जाता है फ्रेंड्स। इस केस में अगर पैसेंजर्स जो है मास्टर ऑफ शिप के ऊपर कंपनसेशन का क्लेम करते, तो मास्टर ऑफ शिप के लिए के पास नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल होता। और इसीलिए फ्रेंड्स, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सक्यूज हो सकता है जब डिफेंडेंट के पास दो अनडिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन हो और उसके पास दो में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन हो, और एक को चुनना ही होगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो ग्रेटर डैमेज हो सकता है। और उस ग्रेटर डैमेज को करने के लिए अगर वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो डैमेज के लिए वो लायबल नहीं होता है, डिफेंडेंट डैमेज के लिए लायबल नहीं होता है। कोर्ट फैक्ट्स के आधार पे डिफेंडेंट के डिसीजन को जज करती है और देखती है कि उस समय जो डिफेंडेंट के द्वारा डिसीजंस लिया गया, क्या वो सच में सही था, क्या वो सच में ग्रेटर इविल या डैमेज को रोकने के लिए था। तो फ्रेंड्स, अगर हम टॉर्ट लॉ के अंडर नेसेसिटी एज ए डिफेंस की बात करें, तो ग्रेटर इविल से प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है और एक्ट से डैमेज होता है, तो वहाँ डिफेंडेंट के पास नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल होता है। यहाँ अगर एक्ट से हार्म इंटेंशनली भी हुआ है, लेकिन अगर ग्रेटर रॉन्ग से प्रिवेंट करने के लिए हुआ है, तो भी डिफेंडेंट एक्शनेबल नहीं होगा, यानी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल तो जो आपको मैंने सिचुएशन दिया स्टार्टिंग में, वो है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन को नदी में डूबने से बचाने के लिए उसको पुल किया जाए, या फिर सर्जन के द्वारा किसी अनकॉन्शियस पर्सन का ऑपरेशन किया जाए उसको बचाने के लिए। इन केसेस में डिफेंडेंट, यानी ऐसा
एक्ट करने वाले से अगर कोई हार्म हो जाता है तो हम उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग जो अभी तक डिस्कस किए उससे हम लोग इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को डिराइव करें, पहले हम आइए समझ लेते हैं कि इनएविटेबल एक्सीडेंट और नेसेसिटी में क्या डिफरेंस है और प्राइवेट डिफेंस और नेसेसिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फ्रेंड्स, नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में क्या डिफरेंस है, ये हम डिफरेंस देख क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही एक्ट जो है वो इंटेंशनल हो रहा है और हार्म जो है इंटेंशनल है, लेकिन दोनों में पर्पज अलग है और दोनों ही केस में जो पर्सन हार्म कर रहा है वो अलग है। कैसे कि नेसेसिटी के केस में प्लेंटिफ को जो हार्म हो रहा है वो किसी इनोसेंट पर्सन के इंटेंशनल एक्ट के वजह से हो रहा है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में प्लेंटिफ को जो हार्म हो रहा है वो वैसे पर्सन से हो रहा है जो खुद ही रॉन्ग डूअर है, जो हिमसेल्फ ही रॉन्ग डूअर है। इसी तरह से फ्रेंड्स, नेसेसिटी इनएविटेबल एक्सीडेंट से डिफरेंट है, क्योंकि नेसेसिटी में जो हार्म इंटेंशनली किया जा रहा है वो ऐसा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर रॉन्ग से या ग्रेटर डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस में हार्म को हार्म से प्रिवेंट के सारे हार्म तो करने का इंटेंशन नहीं है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे हार्म से प्रिवेंशन का इंटेंशन है। हार्म न हो इसको अवॉइड कैसे किया जाए उसके लिए पूरा एफर्ट करने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक टास्क ये है कि आप सोचिएगा कि नेसेसिटी और रेस्क्यू केस जो हम लोगों ने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के लिमिटेशंस में डिस्कस किया था, वो और रेस्क्यू केस और नेसेसिटी कैसे डिफरेंट है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्क्यू केस लिमिटेशंस ऑन वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था। तो आपका टास्क ये है कि आप इसको सोचिएगा और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंसेस जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आज हम देंगे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट द एंड, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ये डिफरेंसेस भी बारीकी से जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो अगर हम जो डिस्कशंस हम लोगों ने किया उससे हम इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डिराइव करने का प्रयास करें, तो क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम बना सकते हैं। सबसे पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटेंशनल एक्ट कॉजिंग हार्म। सेकंड क्या है कि सच एक्ट वाज टू प्रिवेंट द ग्रेटर इविल या ग्रेटर डैमेज। उसके बाद थर्ड ये लिख सकते हैं हम कि जो इंटरफेरेंस है या जो एक्ट है वो रीजनेबली नेसेसरी था। फोर्थ हम ये लिख सकते हैं कि कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और इमीडिएट नेसेसिटी क्या था कि एक्ट किया जाए, दो ऑप्शन में से सिलेक्ट किया जाए, तो नो अदर रीजनेबल ऑप्शन अवेलेबल। और उसी को ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि इमीडिएट नेसेसिटी, दैट वाज अ इमीडिएट नेसेसिटी। आइए फ्रेंड्स, सब केस लॉ देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक इलस्ट्रेशन टाइप का दिया हुआ है उसको भी देख ही लेते हैं, क्या पता कभी यही इलस्ट्रेशन के फॉर्म में आ जाए। तो इस केस में ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक मास्टर ऑफ शिप जो कि अपने प्रिंसिपल के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है, वो यदि शिप या कार्गो को सेल या हाइपोथिकेट या कुछ केसेस में अगर डिस्पोज भी कर देता है जो कि रैपिडली पेरिस हो रही हो, यानी मतलब वो शिप जो रैपिडली डैमेज हो रही हो, वैसे शिप को सेल या हाइपोथिकेट या कभी कभी समटाइम्स कुछ केसेस में डिस्पोज भी कर देता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा यदि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने का, क्योंकि उसने ये सेल हाइपोथिकेशन ये सिचुएशन को देखते हुए किया। अदरवाइज शिप डैमेज हो जाती फुल्ली तो उससे कोई भी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाता और डैमेज जो है प्रिंसिपल को ज़्यादा हो जाता। इस तरह के इलस्ट्रेशंस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट केस है वो है ले वर्सेस ग्लैडस्टोन का केस। इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ एक प्रिजनर होती है और वो हंगर स्ट्राइक कर देती है
डिफेंडेंट उसको क्या करता है, फ़ोर्सफुली फ़ीड कर देता है, फ़ीड करता है, उसको भोजन कराता है ताकि उसको बचाया जा सके। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर बैटरी का केस कर देती है, लेकिन डिफेंडेंट को नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाता है और उसको लायबल नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, ये केस काफ़ी पुराना है, 1990 1909 का केस है, तो इसलिए इस केस में ईज़िली मिल गया नेसेसिटी का डिफेंस। लेकिन अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो आपको एक रीसेंट केस देते हैं, स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट वर्सेस रॉक 1994 के केस में। इस केस में भी सिमिलर कंडीशन था, जहाँ पे एक प्रिजनर जो है हंगर स्ट्राइक पे जाता है और ये हेल्ड किया जाता है कि होम ऑफिस का ये कोई ड्यूटी नहीं है कि उसको फोर्सफुली फीड करे और उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करे, मतलब उसको बचाने के लिए फोर्सफुली उसको फीड करे। ठीक है, ऐसा होम ऑफिस का ड्यूटी नहीं माना जाता है। और इसलिए क्योंकि अब जो है, आप जानते होंगे कि जो 21st सेंचुरी है वो इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। तो अब ग्रेटर इम्फेसिस है किस पे, पर्सनल ऑटोनॉमी पे, इसलिए कोई फोर्सफुली फीड ही क्यों ना करे, वो सही नहीं माना जा सकता है। ये रिसेंट ट्रेंड है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी अगर क्वेश्चंस आए तो आपको रिसेंट ट्रेंड लिखिएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, एक और इसी पे बहुत पॉपुलर केस है, यान ब्रैडी केस। ये काफ़ी पॉपुलर केस है, 1999 का केस। इस केस में उसी एस्पेक्ट पे सारा केस है, फीडिंग के एस्पेक्ट पे प्रिजनर्स को, इसमें भी प्रिजनर ही रहता है, यान ब्रैडी एक क्रिमिनल रहता है। इसमें जो इशू लाया गया था वो ह्यूमन राइट्स का इशू लाया गया था। आर्टिकल 2 था यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर राइट टू लाइफ हेल्ड किया गया है, राइट टू लाइफ उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। कुछ कुछ शब्द यूज़ करना बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि देखिए राइट टू लाइफ जो है वो तो क्या है, फंडामेंटल राइट है, वो कोई हमको प्रोवाइड नहीं करता है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो हमारे पास है। ह्यूमन ही नहीं, सारे जीव का राइट है। तो इस केस को, यान ब्रैडी के केस को आर्टिकल 2 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट के केस के अंदर देखा गया था, जहाँ पे ये देखा गया कि जो टॉर्चर है या इनह्यूमन ट्रीटमेंट है या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, उस तरह से अगर फोर्सफुली फीड किया जाए या इन टॉर्चर किया जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। इस केस में होता क्या है फ्रेंड्स, की जो प्रिजनर होता है यान ब्रैडी, उसको फोर्सफुली फीड किया जाता है, किससे, नैसो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, जो कि बिना एनेस्थेटिक के ल्यूब्रिकेंट के यूज के उसको फीड किया जाता है, जिससे उसको काफ़ी पेन होता है। तो इसको सही नहीं माना गया। तो ये फ्रेंड्स रिसेंट ट्रेंड जरूर ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, आर के बांगिया में जो दिया गया है वो है कॉप वर्सेस सार्क। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ के लैंड में जो है फायर आग लग जाता है और डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के लैंड में ट्रेसपास कर जाता है, और ट्रेसपास के लिए उसको लायबल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नेसेसिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये नेसेसिटी के अंदर आ जाएगा, नेसेसिटी का उसको डिफेंस मिल जाता है। नेक्स्ट ट्रेंड है फ्रेंड्स, कार्टर वर्सेस थॉमस। देखिए फ्रेंड्स, अगर रीजनेबल जो एक्ट है वो रीजनेबली नेसेसरी नहीं है तो फिर डिफेंडेंट का लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा, है ना। अननेसेसरी भी आपको काम नहीं करना है। जैसे क्रैटर वर्सेस थॉमस के केस में प्लेंटिफ जो है गुड फेथ में ही फायर को बुझाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे फायरमैन ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जाता है, तो इस केस में उसको डिफेंस नहीं मिला। आप सुनते भी होंगे कि कई बार हम लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा आगे आगे मत करो। ये यही केस का उदाहरण है, ज़्यादा आगे आगे नहीं करना था इसको, क्योंकि वर्कमैन वहाँ तो काम कर ही रहे हैं, फायरमैन वहाँ पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने ट्रेसपास करके वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की। भले ही इसका मोटिव बढ़िया था, गुड फेथ में था, लेकिन टॉर्ट के लिए तो आपको पता है लायबल हो जाइएगा। फोर्थ केस है फ्रेंड्स, कर्क वर्सेस ग्रॉबरी। इस केस में क्या होता है कि ए का डेथ हो जाता है और उसकी सिस्टर इन लॉ जो होती है वो, उसका जो ज्वेलरी है वो उसके कमरे से, जो जहाँ पे उसका बॉडी पड़ा होता है, उस वहाँ से निकाल करके किसी दूसरे कमरे में रख देती है ताकि जो है सेफ रहेगा। तो एक के प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने वाले
आते हैं, एक के सिस्टर इन लॉ पर वो देखते हैं कि ज्वेलरी नहीं है तो गुड्स गुड्स के ट्रेसपास का आरोप लगा देते हैं। ठीक है, ट्रेसपास जो होता है वो कई तरह का होता है, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू गुड्स, ठीक है, इस तरह से अलग-अलग, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। तो ट्रेसपास टू गुड्स के का आरोप लगा देते हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर केस करते हैं और जो है सिस्टर इन लॉ जो है एक ही वो लायबल हो जाती है टॉर्ट के अंदर। वो नेसेसिटी का डिफेंस नहीं ले पाएगी यहाँ पे कि क्योंकि कोई इमीडिएट नेसेसिटी तो था नहीं। सबसे पहले ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करने का नेसेसिटी कहाँ से अराइज हो गया? तो ये रीजनेबल नेसेसरी नहीं था फ्रेंड्स, तो इस केस में उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिल पाया। देखिए दोस्तों, लॉ कभी भी चालाकी को बर्दाश्त नहीं करता है, चालाकी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि लॉ जो है ना डेवलपमेंट उसका जो है काफ़ी धीरे-धीरे डिफ होता है और सारे सिचुएशंस ऑलरेडी अराइज हो चुके होते हैं, तब जाके लेजिस्लेशन फॉर्म होता है। तो इसलिए इस तरह के सिचुएशंस से में भी कोई बच नहीं सकता है अगर वो चालाकी दिखाए तो। इसलिए इस केस में जो है एक ही सिस्टर इन लॉ को लायबल माना जाता है टॉर्ट के अंदर और वो कंपनसेशन के लिए लायबल होती है, साथ ही साथ ज्वेलरी भी रिटर्न के लिए लायबल होती है। एक और केस है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं। और केस है इसमें एसो पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस साउथ पोर्ट कॉर्पोरेशन। इस केस में होता क्या है, वही चीज़ कि एक शिप का कैप्टन होता है, वो उसके पास ऑयल को जो शिप के अंदर लीकेज था उसको डिस्चार्ज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था और उसके डिस्चार्ज से जो आसपास के जो इलाका होता है वो पूरा ऑयली हो जाता है, मतलब वाटर जो सोर होता है समुद्र का वो पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो उसको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल गया, क्योंकि उसके पास उसके लिए अर्जेंट नेसेसिटी था टू प्रोटेक्ट द ग्रेटर इवल से प्रोटेक्शन के लिए उसके पास यही ऑप्शन अवेलेबल था। तो ये था फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि नेसेसिटी किस 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 केस में अवेलेबल, नेसेसिटी का डिफेंस किस किस केस में अवेलेबल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अब आइए केस आपके लिए हम प्रैक्टिकल केस आपको देते हैं। आपको ये केस सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उससे ये केस सॉल्व हो सकता है कि नहीं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि केस तो कुछ भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस केस को देख लीजिए। इस केस में ये है कि डिफेंडेंट जो है कैंपेनर होता है, कैंपेन करने वाला होता है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए कैंपेन कर रहा होता है। डिफेंडेंट्स, बहुत सारे डिफेंडेंट्स होते हैं, वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है उसके अगेंस्ट कैंपेन कर रहे होते हैं और वो जो प्लेंटिफ है या क्लेमेंट है उसके लैंड में इंटर कर जाते हैं और क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स था उसको सबको डैमेज कर देते हैं। इसको पब्लिसिटी प्रोग्राम के लिए वो करते हैं और वो आर्ग्यू करते हैं कि उनका एक्शन जो है वो पब्लिक अटेंशन के लिए नेसेसरी था, ताकि जो पब्लिक एंड लार्ज उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से पब्लिक एट लार्ज को जेन्युइन डेंजर है। तो आपको बताना है इस केस में कि प्लेंटिफ सक्सीड कर पाएगा कि नहीं इस केस में, और डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज होगी कि नहीं। आप इस केस को देखिएगा, इस केस का आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस केस में क्या इश्यू हो सकती है, डिफेंडेंट लायबल होगा कि नहीं, प्लेंटिफ को डैमेज मिलेगा कि नहीं अपने क्रॉप्स के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़।